हेलो स्टूडेंट, द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रेशम के रेशे के बारे में। रेशम रेशा जो होता है वह कौन सा रेशा कहलाता है? जांतव रेशा कहलाता है। यानी कि जानवरों से प्राप्त रेशा जो है वह जांतव रेशे कहलाते हैं। अब जो रेशम का जो रेशा होता है वह किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से। यानी कि रेशम के कीड़े जो होते हैं उनसे रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। ये जो रेशम का कीड़ा है, सर्वप्रथम रेशम के जो वस्त्र है उनका निर्माण कहाँ पे किया गया? चीन में किया गया। यानी कि सबसे पहले जो रेशम की जो खोज हुई है वह चीन में इनकी सबसे सर्वप्रथम खोज की गई। वस्त्र निर्माण चीन में किया गया। अब जो वस्त्र, रेशम के जो वस्त्र है, रेशम का जो रेशा प्राप्त हुआ वह सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। और इस रेशम के रेशे को जिसने सबसे पहले प्राप्त किया वह कौन थी? चीन की महारानी थी। उन्होंने सबसे पहले इस रेशम के रेशे को प्राप्त किया, जिससे कि सबसे पहले उन्होंने रेशम के रेशे एकत्रित किए और उससे वस्त्र बनाया। ये चीन की महारानी थी, सी लिंग ची नामक महारानी थी। क्या नाम था महारानी का? सी लिंग ची। ये चीन की महारानी थी। कहाँ की महारानी थी? चीन की। इन्होंने सबसे पहले रेशम के कीड़ों को प्राप्त किया, उससे रेशा प्राप्त किया और उससे सबसे पहले वस्त्र का निर्माण किया। अब दंत कथाओं में यह पाया गया, उनकी जो दंत कथाएं जो है उनमें एक कहानी में यह बताया गया है कि चीन की ये जो महारानी थी वह उद्यान में बैठे बैठे क्या चाय पी रही थी। चाय पीते पीते उनका ध्यान एक कोकून पे गया जो कि पेड़ से लटक रहा था। उस कोकून को क्या किया? उन्होंने लेके अपनी बची हुई आधी चाय में डाल दिया। चाय क्या थी? गरम थी। उस चाय में, इस गरम चाय में उन्होंने उस कोकून को डाल दिया। कुछ देर बाद देखने पर उनको पता चला कि इस कोकून से क्या निकलने लगे? कुछ धागे नुमा वस्तु निकलने लगी। अब उन्होंने क्या किया? इस तरीके से कई कोकूनों को एकत्रित किया और उन्होंने गर्म पानी में डाला। उनमें डालने से उनके कई मात्रा में उन्हें रेशा प्राप्त हुआ और उस रेशे से उन्होंने वस्त्र बनाया और वह वस्त्र उन्होंने महाराजा को सबसे पहले भेंट किया। तो इस तरीके से दंत कथाओं के अनुसार हमें पता चला कि सबसे पहले जो वस्त्र का जो निर्माण किया गया वह चीन में इस महारानी के द्वारा किया गया और वह वस्त्र सबसे पहले महाराजा को भेंट किया गया। तो ये जो वस्त्र है, यानी कि यह वस्त्र राजा महाराजाओं के द्वारा पहने गए और उस समय के वस्त्र जो कि ईसा से पूर्व इन वस्त्रों का निर्माण हुआ था और प्रचलन अत्यधिक था। अब हमारे वर्तमान समय में इनका प्रचलन कम हो गया है। जो रेशम का जो रेशा है वह कीड़ों से प्राप्त होता है। ये जो कीड़े होते हैं वह शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। यानी कि इनका जो भोजन है, रेशम कीड़ों का भोजन क्या है? शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां खाकर ये जो कीड़े हैं वह जीवित रहते हैं। अब ये इनका जो जीवन काल होता है, इनका जीवन काल है 2 महीने का। यानी कि यह 2 माह तक जीवित रहते हैं। इस जीवन काल में, यानी कि इस जीवन काल के दौरान वह 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये जो रेशम के कीड़े होते हैं इनका जीवन काल 2 महीने का होता है। इन 2 महीनों में यह 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। कितनी? 4 अवस्था से। तो 4 अवस्था कौन कौन सी है? अंडा, सेकंड लार्वा, थर्ड प्यूपा और फोर्थ आता है कीड़ा।
इन 4 अवस्थाओं से ये जो कीड़ा है वह गुजरता है। यानी कि सबसे पहले आती है अंडा की अवस्था, अंडे से लार्वा निकलते हैं, लार्वा से वापस प्यूपा स्थिति आती है, यानी कि प्यूपा अवस्था, यानी कि जिसमें ये कोकून बनाना शुरू हो जाते हैं, वह कहलाती है प्यूपा अवस्था, जिसमें कि कोकून बनना स्टार्ट हो जाता है। कोकून बनने के बाद उस कोकून से वापस कीड़े बनना, ये 4 अवस्थाएं आती है। अंडा जो है वह यानी कि परिपक्व होने के बाद, जब कीड़े पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, तब 3 दिन के बाद वह क्या करते हैं, अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह अंडे देते हैं। इन अंडों से क्या होता है, 4 दिनों के बाद इन अंडों से 3-4 दिनों के अंदर यह इनमें से लार्वा निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो लार्वा होते हैं वह इनकी जो लंबाई जो होती है वह क्या होती है, जब लार्वा स्टार्टिंग में जब लार्वा बनते हैं, निकलते हैं, तब इनकी जो लंबाई है वह 3 mm की होती है। लेकिन ये जो लार्वा है यह क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियां खाते हैं। यही लार्वा शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। तो यह लार्वा जो है वह इतनी स्पीड से पत्तियां खाते हैं, यानी कि अब इनका खुद का जो वजन होता है उससे 38,000 गुना वजन का ये पत्तियां, उतनी गुना पत्तियां ये खाते हैं, यानी कि अपने वजन का 38 गुना पत्तियां खा जाते हैं। और उसके बाद इनका वजन, जिससे कि इनकी लंबाई कितनी हो जाती है, 10 mm इनकी लंबाई बढ़ जाती है। और ये फिर जाके प्यूपा अवस्था में पहुंचते हैं। प्यूपा अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है, इनकी जो प्यूपा अवस्था होती है उसमें ये क्या करते हैं, ये जो प्यूपा अवस्था में पहुंचते हैं, जब इनका जो कलर होता है, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्यूपा अवस्था में पहुंच चुका है, तो उसके लिए क्या होता है, जब ये पत्तियां खाना शुरू करते हैं, जब इनकी लंबाई 10 mm की हो जाती है, तो ये 30 दिन तक तो ये पत्तियां खाते हैं। 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने तक ये पत्तियां खाते हैं। 30 दिनों के बाद ये पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। उसके ही 3-4 अवस्था के बाद ये उन 4 अवस्थाओं से गुजरते। चौथी जब इनकी अवस्था होती है, इसमें ये इनका जो रंग है वह इन 4 अवस्थाओं से गुजरते गुजरते इनके रंग में बदलाव आने लगता है। जब ये चौथी अवस्था में पहुंचते हैं, जब इनका रंग जो है स्लेटी रंग से गुलाबी रंग हो जाता है, इनका रंग चेंज हो जाता है, ये अपने सर को खुजलाने लग जाते हैं। इनकी जो आकृति है वह आंट के समान इनकी आकृति नजर आने लगती है। तो जब इनका रंग जो है, रंग सलेटी से गुलाबी बनता है, इनकी आकृति आंट के आकार की होती है, ये जब अपना सर खुजलाने यानी कि झंझोड़ने लगते हैं अपने, तो इसका मतलब वह आगे प्यूपा स्थिति में अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि ये अपनी प्यूपा कोकून बनाने के लिए अब ये तैयार, लार्वा तैयार हो जाता है। प्यूपा अवस्था कौन सी होती है, कोकून बनाने की अवस्था। तो उसके लिए ये लार्वा क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर प्यूपा अवस्था आते ही यह कोकून जो होते हैं ये बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो कीड़े होते हैं उनके मुख ग्रंथियां होती है, मुख के पास ग्रंथियां होती है, 2 छिद्र होते हैं, जिसमें से ये क्या करते हैं, अपने लार स्रावित करते हैं। ये लार जो है वह बाहरी वातावरण में जाकर क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, और सूखने के पश्चात यही उनके ऊपर एक कोकून का कवच बना देते हैं, जिसमें ये सुरक्षित रहते हैं कीड़े। ये जो लार होते हैं उसमें 2 तरह के पदार्थ स्रावित होते हैं, एक तो फाइब्रिन गौन और दूसरा है सेरिसिन गौन। ये 2 नामक गोंद प्रवाहित होते हैं। इन गोंद, ये जो गोंद होते हैं वह वातावरण में आकर सूखने लग जाते हैं। ये कोकून बनाकर ये 10 दिन तक, जब इनका कोकून पूरी तरह से तैयार हो जाता है, यानी कि ये लपेटते लपेटते इतना कोकून बना देते हैं कि इनका एक ये कोट कवर तैयार हो जाता है, सफेद रंग का कोट तैयार हो जाता है, जिसमें कि ये आसानी से अंदर बिल के जैसे ये छुप जाते हैं उनके अंदर, और उनका एक कवच नुमा इनका एक घर बन जाता है, जिसमें कि यह 10 दिन तक आराम से सोते रहते हैं। उसके बाद ये जो कोकून होते हैं वह आगे कीड़ा बनाने की
अवस्था में पहुंचते हैं। यानी कि यह कोकून जब पूरी तरह से कोकून बन जाता है तो उनमें कुछ कोकूनों को रेशे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है और कुछ कोकून को आगे जो उच्च क्वालिटी के कोकून होते हैं जिनको आगे कीड़ा बनाने के लिए उनको रखा जाता है। अब आगे जो कोकूनों को रखा गया है उनमें से क्या होते हैं, कीड़े निकलने, जब वह पूरे परिपक्व हो जाते तो वह उसमें से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं और इन कीड़ों को आगे वापस अंडा देने के लिए पाला जाता है। तो इस तरीके से ये जो इनका जो कीड़े हैं वह इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा अवस्था, इन 4 अवस्थाओं से होकर वह गुजरते हैं और उसके बाद इनमें से इनका उपयोग लिया जाता है। यानी कि जो कीड़े हैं, यानी कि इन कोकूनों को जो पाला जाता है, उन कीड़ों को पाला जाता है, उनका जो उपयोग है वह 2 चीज के लिए किया जाता है। पहला, रेशे प्राप्त करने के लिए और दूसरा कीड़े पालने के लिए। तो इस दो तत्वों का उपयोग किया जाता है, यानी कि 2 तरीके से उनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस लिए, कीड़ों के उत्पादन का जो है उपयोग वो किस लिए किया जाता है, रेशे प्राप्त करने के लिए और दूसरा कीड़ों को पालने के लिए, कि वापस कीड़ों से वापस अंडा, लार्वा, प्यूपा अवस्था बने और वापस उनसे, तो इस तरीके से यह प्रक्रिया क्या होती है, दोबारा पुनः चलती रहती है। तो इस तरीके से यह कीड़ों को पालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनका उत्पादन। रेशों का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि रेशों से वस्त्र निर्माण किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वह आता है शहतूत की खेती। इसमें सबसे पहले क्या की जाती है, शहतूत की खेती की जाती है। शहतूत की खेती करते हैं क्योंकि ये कीड़ों को पालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि कीड़ों का जो भोजन है वह क्या है, शहतूत की पत्तियां ही उनका भोजन है। यानी कि सबसे अत्यधिक मात्रा में जहां पर शहतूत की अच्छी खेती की जाती है वहीं पे जो है कीड़ों का पालन सबसे अत्यधिक होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में जापान जो है वह रेशम क्षेत्र के उत्पादन में सबसे पहला स्थान बताया गया है, यानी कि जापान जो प्रथम स्थान पर है रेशम उत्पादन में। उसके बाद विश्व में जो भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है, 4थे स्थान पर भारत को रखा गया है रेशम के उत्पादन में। अब जो इसमें पहला स्थान जो बताया वह क्या बताया है, जापान, जो कि क्या है उत्पादन में पहला स्थान जापान को बताया गया है इसमें वस्त्र निर्माण के लिए। तो सबसे पहले जो वस्त्र का निर्माण है, वस्त्र उत्पादन का जो क्षेत्र है वह जापान बताया गया है। लेकिन वस्त्र निर्माण का क्षेत्र कौन सा बताया गया है, मैंने अभी बताया आपको, चीन, जो कि वस्त्र निर्माण में सबसे पहले गया था। और वस्त्र उत्पादन की दृष्टि में जापान जो है वह पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, जापान है। और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 4था स्थान। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी शहतूत की खेती की गई है। शहतूत की खेती करने के बाद क्या होता है, यानी कि कीड़ों का क्या हमने भोजन तैयार कर दिया। भोजन तैयार करने के बाद कीड़ों को पालने का कार्य, कीड़ों को पालना, कीड़ों को किस तरीके से पाला, यानी कि उनकी ये 4 अवस्थाओं को हम अच्छे से तैयार करते हैं। कीड़ों को 4 अवस्थाओं से गुजार कर उन्हें तैयार किया गया। कीड़ों को पालने के बाद उनका कोकून का संग्रह करना, कोकून संग्रह यानी कि प्यूपा स्थिति में जब कीड़ा आ जाता है, ये अंडा से लार्वा से जब प्यूपा अवस्था में आता है तो इसमें क्या हो जाता है, यह कोकून बनना
शुरू हो जाता है। इस कोकून से आगे रेशा प्राप्त किया जाता है और रेशा प्राप्त करके कुछ कोकून से वापस कीड़े प्राप्त किए जाते हैं। तो इस अवस्था में ही ये जो अवस्था होती है कोकून की, उसी अवस्था में प्यूपा अवस्था में ही कोकूनों का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। यानी कि कोकूनों को जो रेशे प्राप्त किए जाने हैं जिन कोकूनों से उनको एकत्रित कर लिया जाता है और फिर उनकी क्या की जाती है, छटाई की जाती है। छटाई कार्य में क्या किया जाता है, जितने भी कोकून थे उनको एकत्रित किए, उनमें से क्या किया गया, छटाई कार्य किया गया। यानी कि जिन कोकूनों से रेशम प्राप्त करना है, रेशा प्राप्त करना है, उनको अलग रखा गया और जिन कोकूनों से कीड़े प्राप्त करने हैं उनको वापस आगे कीड़े प्राप्त करने के लिए अलग से रख दिया जाता है। अब जिन कोकूनों से हमें रेशा प्राप्त करना है उन कोकूनों को लेकर आगे उनसे प्रक्रिया करवाई जाती है। तो छटाई कार्य के बाद उनसे क्या किया जाता है, उन कोकूनों से गोंद हटाने का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो कोकून होते हैं वह दो तरह के गोंद स्रावित करते हैं। कौन कौन से गोंद स्रावित करते हैं? एक तो फाइब्रिन नामक गोंद स्रावित करता है और दूसरा सेरिसिन। ये दो तरह के गोंद स्रावित करते हैं। फाइब्रिन और सेरिसिन नामक दो गोंद स्रावित करते हैं जिससे कि कोकून का निर्माण होता है। जब ये गोंद हवा में, वातावरणीय हवा में आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, तब ये गोंद सूखने लगता है और कोकून का निर्माण करता है। तो इस गोंद को हटाया जाता है। इस गोंद को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ये जितने भी कोकूनों का हमने संग्रह किया है उन कोकूनों को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है। कुछ देर तक गर्म पानी में रखने से क्या होता है, ये गोंद ढीले पड़ जाते हैं। गर्म भाप के कारण ये क्या हो जाते हैं, गर्म होने से ये गोंद ढीले पड़ जाते हैं जिससे कि रेशे अपने आप छूटकर अलग हो जाते हैं। फिर इन रेशों को क्या किया जाता है, अलग से लपेटा जाता है। रेशे लपेटने, जो इस गोंद से हटते ही जो रेशे निकलते हैं उन धागों को क्या किया जाता है, अलग से लपेटने का कार्य शुरू किया जाता है। इन धागों को लपेटने के बाद इनकी क्या बनाई जाती है, जैसे इन धागों को लपेटने के बाद इनकी लच्छियां बनाई जाती है, यानी कि छोटी छोटी लच्छियां तैयार की जाती है। इसके बाद लच्छियां बनाई जाती है। लच्छियां तैयार होने के बाद इनकी गांठें तैयार की जाती है। इन जितनी भी जो लच्छियां बनी है, रेशों को लपेटा, उन रेशों से जितनी भी लच्छियां तैयार होती है उन लच्छियों की क्या बनाई जाती है, उनकी गांठें बनाई जाती है। और गांठें तैयार करने के बाद उनसे धागे बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। यानी कि हमको रेशे प्राप्त हुए, उन रेशों की साफ सफाई की, ठीक है। उन रेशों की साफ सफाई करने के बाद उनसे क्या बने, धागे का निर्माण किया, जो कि धागा बनाने के बाद आगे वस्त्र बनाने के लिए काम आता है। यानी कि लच्छियों से धागे का निर्माण किया। धागे का निर्माण करने के बाद क्या हुआ, धागा निर्माण किया, उसके बाद कई बार होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने इसकी छटाई की, उसके बाद क्या किया, छटाई करने के बाद उनमें से गोंद हटाया। गोंद हटाने के बाद भी यह गोंद इतना अत्यधिक निकलता है कि कई बार कुछ मात्रा में ही गोंद हटाया जाता है। तो धागे के निर्माण के बाद भी कुछ मात्रा में अंशतः तक इस गोंद को हटाया जाता है, ताकि जो इसकी जो चमक है, इसकी जो प्राकृतिक चमक है, मुलायम है, वह कहीं नष्ट न हो जाए, वह उभर कर अच्छे से प्रकट हो, उसके लिए। यानी कि ये जो रेशे की जो खुद की चमक है, उसका मुलायम होना, उसकी सुंदरता है, जो वह आ सके बाहर।
यानी कि धागे बनने के बाद गोंद हटाने का कार्य पुनः किया जाता है, जिससे कि उसकी सुंदरता अच्छे से उभर कर बाहर आ सके। अब गोंद हटाने के बाद क्या किया जाता है, धागे का निर्माण हो गया। धागे के निर्माण के बाद क्या होता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण किया जाता है। वस्त्र निर्माण के बाद यानी कि वस्त्र बनाया, उसके बाद क्या होता है कि उस वस्त्र का क्या किया जाता है, वजन बढ़ाया जाता है। ये जो वजन बढ़ाने का कार्य है वह किस लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि रेशम के जो रेशे होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं। अभी हम इनकी विशेषता पढ़ेंगे, भौतिक विशेषता, उसके अंतर्गत बताया जाएगा कि इसका व्यास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही छोटा व्यास का होता है। तो इसलिए ये जो रेशे होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं एकदम। बहुत ही पतले होने के कारण इनका वजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इनके को वजनी बनाया जाता है। तो इसके लिए इनके ऊपर वजनीकरण की क्रिया करवाई जाती है, जिसमें कि धागों में धातुओं से सटाने की क्रिया करवाई जाती है। जैसे कि लोहा है, टिन है, इन धातुओं को इनके साथ लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, कि जिससे कि इनका वजन बढ़ सके। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, वजनीकरण की क्रिया कही जाती है, जिससे कि इनका वजन बढ़ता है। वजन बढ़ाने के बाद इनको ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग के बाद इनकी रंगाई की जाती है और रंगने के बाद इन पे परिसज्जा की जाती है। अब जो ब्लीचिंग का कार्य होता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि कम ब्लीचिंग में, यानी कि मृदु ब्लीचिंग में इसका कार्य किया जाता है। अत्यधिक या अधिक मात्रा में ब्लीचिंग की जाएगी, अधिक ब्लीचिंग की जाएगी तो उससे क्या हो जाते हैं, रेशे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग करने के बाद रंगना और रंगने के बाद परिसज्जा। अब जो रेशे हैं, रेशम के जो रेशे हैं उनपे जो रंग है, यानी कि अम्लीय जो रंग है वह अच्छे से चढ़ पाते हैं, यानी कि इनपे रंग जो है मजबूती से रंगों का प्रभाव पड़ता है और वह अत्यधिक मजबूती से चढ़ पाते हैं, यानी कि धोते समय वह वस्त्र से अलग नहीं होते हैं या हवा में उड़ते नहीं है रंग। इसलिए इनपे रंग बहुत ही अच्छी पकड़ होती है रंगों की, और वो भी अम्लीय रंग, बेसिक रंग, इन रंगों का प्रभाव इन पर अत्यधिक पड़ता है। फिर आती है परिसज्जा, यानी कि इनपे अलग अलग तरह की डिजाइन करके, छपाई करके, इनपे अलग अलग तरह की परिष्कृतियां करके इनकी परिसज्जा करी जाती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान हमारा रेशम का वस्त्र तैयार होता है। इस तरीके से रेशम के वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। फिर आती है, इनके बाद आती है इनकी विशेषताएं, यानी कि इनकी दो विशेषता होती है, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता में सबसे पहले इनका संगठन, यानी कि ये किस किस से बना होता है। रेशम जो है वह प्रोटीन का रेशा होता है, यानी कि प्रोटीन से बना होता है, जिसमें कि फाइब्रिन और सेरिसिन नामक ये जो गोंद होते हैं ये प्रोटीन ही होते हैं। एक तरीके से ये क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। इनके ही संगठन से रेशम का रेशा तैयार होता है। ठीक है। फिर आता है इसकी रचना, सूक्ष्मदर्शी रचना। सूक्ष्मदर्शी जो रचना होती है वह क्या होती है, यानी कि रगड़े आंखों से देखने पर यह मुलायम, सुंदर, चमक युक्त लगते हैं, लेकिन जब इनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है तो ये चिकने होते हैं, कोमल होते हैं और दो अलग अलग रेशों से बने होते हैं, यानी कि इनके बीच बीच में कहीं पर ये खाली रिक्त स्थान भी होता है, कहीं पे रेशे उपस्थित होते हैं।
इस तरीके से कई बार इनमें डार्क लाइनिंग रेसे होते हैं, कई बार ये इस तरीके से डॉट रूप में, चकते रूप में इसमें उपस्थित संरचना पाई जाती है, यानी कि दो तरह के अलग अलग रेसों से मिलकर बने होते हैं। फिर आता है इनका व्यास। व्यास जो है इनका बहुत ही कम होता है, 0.000, यानी कि बहुत ही नगण्य के बराबर, यानी कि बहुत ही महीन होती है ये रेसे। 0.00059 से 0.000118 इंच इनकी क्या होती है, ये इनका व्यास होता है, यानी कि बहुत ही पतले बाल जैसे ये रेसे पाए जाते हैं, एकदम ही पतले। फिर आती है इनकी लंबाई, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है वह कितनी होती है, 300 से 1800 मीटर की इनकी लंबाई होती है, यानी कि इनकी लंबाई जो है वह अत्यधिक होती है। फिर आता है इनका रंग। तो ये रंग के मामले में मैंने आपको बताया, क्रीम है, पीले है, भूरे रंग के ये रेसे होते हैं। क्रीम रंग के ये रेसे पाए जाते हैं। रंगों के बाद आती है इनकी चमक। तो इनकी चमक, इनमें ये जो गोंद उपस्थित रहता है, इस गोंद के कारण इनकी चमक क्या होती है, अत्यधिक होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से इनमें चमक उपस्थित होती है। फिर आती है इनकी मजबूती। तो मजबूती इनमें अत्यधिक पाई जाती है। फिर आते हैं फफूंद व कीट का प्रभाव। फफूंद और कीट का प्रभाव, यानी कि पसीने से वगैरह जो वस्त्र खराब हो जाते हैं, उनके बाद उनपे फफूंद लग जाती है। व्हाइट आपने देखा होगा, भूत जैसे उसमें व्हाइट पाउडर जैसे पड़ जाते हैं, तो वह क्या है, फफूंद और कीटों का प्रभाव, यानी कि कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसका इनपे कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इनको धोकर रखना अच्छा होता है, लेकिन यदि इनका उपयोग 1 से 2 बार कर दिया जाए तो ये जल्दी से खराब नहीं होते। फिर आते हैं प्रत्यास्थता का गुण। जो प्रत्यास्थता का जो गुण है इनमें, वह इनमें अत्यधिक होता है, लेकिन मैंने ऊन का रेशा जो आपको बताया, उनके रेशों से इनका जो प्रभाव है वह कम होता है, यानी कि प्रत्यास्थता का जो गुण है इनमें उनके रेशों से कम होता है। प्रत्यास्थता के बाद आती है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का भी गुण प्रत्यास्थता के जैसे इनमें अत्यधिक होता है। फिर उसके बाद आता है रगड़ का प्रभाव, यानी कि रगड़ कर अगर वस्त्रों को धोया जाता है तो ये नष्ट नहीं होते, यानी कि इन पर बुरा असर नहीं पड़ता है। ये ताप के संवाहक होते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद इनपे धूप का जो प्रभाव है, धूप का भी अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि धूप के कारण इनके रंग नहीं खराब होते या ये वस्त्र को किसी तरह के हानिकारक नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस तरीके से ये सारे जो थे वह इनके क्या थे, भौतिक गुण थे, यानी कि भौतिक इनकी विशेषताएं थी, जिनके कारण की जो रेशम के वस्त्र है वह अच्छे से तैयार होते हैं। इन सारे गुणों से ये वस्त्र अत्यधिक मूल्यवान होता है। फिर आते हैं इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं अम्ल, सार, विरंजक, रंगों का प्रभाव, ब्लीचिंग और धूप का प्रभाव, ठीक है। ये सारे आते हैं इनके रासायनिक गुण के अंतर्गत, जिसमें अम्ल और सार का प्रभाव, यानी कि अम्ल और सार, जो अम्ल है उसमें जैसे कि अकार्बनिक अम्ल है, सांद्र अम्लक है, अगर इन सारे अम्लों का उपयोग है, यानी कि अम्ल कंसंट्रेट होंगे तो वह इन रेशों पर बुरा असर आएगा। यदि अम्ल जो है तनु हो, यानी कि डाइल्यूट अम्ल होंगे, तो उनका असर उन पर यानी कि हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जो सार है, अगर कंसंट्रेट सार होता है, यानी कि कार्बनिक सार होते हैं, तो उनका प्रभाव जो है
वह कपड़ों पर नहीं अत्यधिक पड़ता है। ये तनु सार होने पर उनका प्रभाव वस्त्रों पर नहीं पड़ता है। फिर आता है विरंजक, यानी कि जो विरंजक अगर तीव्र विरंजक लिए जाते हैं जैसे कि क्लोरीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इनका जो ये जो तीव्र विरंजक है इनका प्रभाव हानिकारक प्रभाव वस्त्रों पर पड़ता है। फिर आता है रंग, यानी कि तो मैंने आपको अभी भी बताया था जैसे कि इसमें भौतिक गुणों में बताया था रंग का जो प्रभाव है, तो उसमें क्या बताया मैंने आपको कि रंगों का अगर अम्लीय अगर रंग होंगे तो वह आसानी से इन पर चढ़ जाते हैं। रंगने की जो प्रक्रिया है इसमें मैंने बताया जो अम्लीय रंग होते हैं वह आसानी से चढ़ जाते हैं, यानी कि इनकी जो पकड़ क्षमता होती है रंगों की वह अत्यधिक होती है। रंग के बाद आता है ब्लीचिंग, तो ब्लीचिंग भी मैंने बताया इस प्रक्रिया में कि जो ब्लीचिंग है यदि कि तीव्र ब्लीचिंग की जाती है तो इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए लाइट यानी कि कम ब्लीचिंग करनी चाहिए। फिर आता है धूप का प्रभाव, यानी कि जो धूप में अगर कपड़ों को सुखाया जाता है तो उससे वस्त्रों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वस्त्र जल्दी से खराब नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे थे इनके रासायनिक गुण, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणों की उपस्थिति के कारण जो रेशम का रेशा है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण, सुंदर, मुलायम और अत्यधिक उपयोगी वस्त्र कहलाता है। इनमें से अगर जैसे कि कुछ भी गुण है इनके, इन गुणों के कारण इसको मान्यता दी गई, तो इसी गुणों के इनकी सारी सबकी गुणों की उपस्थिति के कारण ही यह रेशा आगे वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी माना जाता है। तो आज हम वस्त्र के जो इनके जो रेशम है, ये रेशम इसके और भी अलग अलग नाम बताए गए हैं, जिसमें कि केटजा है, पट है, पीतांबर है, तसर है, चिनपट है, ये इनके प्राचीन नाम कहलाते हैं। यानी कि प्राचीन समय में जो रेशम का जो वस्त्र है वह इन नामों से जाना जाता था। कौन कौन से नाम आए? केटजा, पट, पीतांबर, चिनपट, तसरा, ये सारे जो नाम हैं वह इनके क्या है? प्राचीन नाम है, यानी कि प्राचीन समय में इनको इन नामों से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे इनका नाम रेशम का रेशा रखा गया। ठीक है, तो ये जो रेशम का रेशा है वह मैंने बताया कि रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। इनको चीन की महारानी ने इनकी सबसे पहले इनकी खोज की थी और उससे वस्त्र निर्माण किया था। ये शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल 2 महीने का होता है। इस 2 महीने के जीवन काल यानी कि इतनी कम अवधि में यह इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और इन्हीं 4 अवस्थाओं में से जो प्यूपा अवस्था होती है उसमें ये कोकून का निर्माण करते हैं और इन कोकूनों को ही आगे वस्त्रों के निर्माण यानी कि उत्पादन में के लिए कार्य में लिया जाता है। इन्हीं कोकूनों से आगे वस्त्र का निर्माण किया जाता है और ये जो वस्त्र की फिर मैंने विशेषताएं बताई जिसमें कि भौतिक और रासायनिक विशेषताएं बताइए कि यह किससे मिलकर बना होता है, इनमें कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं जिनके कारण इस रेशे को इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया गया है। तो यह था रेशम के बारे में। आज हमने ये पूरा टॉपिक किया है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।